नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इंडिया के लोगों को इंपोर्टेड सामान खरीदने की काफी जल्दी रहती है और वो उसे खरीदते भी है क्योंकि इंपोर्टेड सामान काफी खूबसूरत होता है और उसके चलने की गारंटी भी होती है। लेकिन भारत की राजनीति में इस समय इंपोर्टेड नेता चल रहे हैं। ये ऐसे नेता होते हैं जिनको जहां पर फायदा दिखता है ये उसी पार्टी में चले जाते हैं और उस पार्टी में जाकर फिर से छाती पीटते हैं कि हम तो इस देश का भला करना चाहते हैं, हम इस देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये ऐसी सेवा होती है जो पब्लिक को कभी समझ नहीं आती और सेवा के चक्कर में ये लोग सारा मेवा लूट कर ले जाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों में 10 प्रत्याशियों की घोषणा हर पार्टी ने करनी है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। बीजेपी के 10 प्रत्याशियों में 7 लोग ऐसे हैं जिनको इंपोर्ट किया गया है दूसरी पार्टियों से। उनको इंपोर्ट किया गया है ताकि बीजेपी के 400 पार का नारा साकार हो सके। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत स्थिति में थी, इतनी ही बीजेपी को लगता है कि हम 400 पार सीट लेकर जा सकते हैं, तो आखिर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी के नेताओं का कहीं ना कहीं हक मरवाकर क्यों टिकटें बांटी जा रही है। इस बात की पुष्टि वहां से भी होती है जहां पर करनाल के ही पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक सुखीजा ने यह दर्द बयान किया 2 दिन पहले। सार्वजनिक तौर पर सीधे तौर पर कहा कि वो ऐसी जो राजनीतिक चीजें हैं जिसमें बाहर से नेता लाए जाते हैं वो इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए खून बहाया है, पसीना बहाया है, जब बीजेपी को हरियाणा में कोई जानता नहीं था, डंडे खाए हैं, ऐसे में भी अगर हम दूसरी पार्टी के नेताओं को आगे लेकर आएंगे तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। आज बात करेंगे हरियाणा के उन 10 प्रत्याशियों की जिनकी घोषणा बीजेपी ने की। इसमें से 7 लोग कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से लाए गए। कौन है ये 7 लोग? सबसे पहला नाम है नवीन जिंदल का। नवीन जिंदल एक ऐसा नाम जो कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा दखल रखता है। ओम प्रकाश जिंदल के बेटे नवीन जिंदल पहले कांग्रेस में थे, 2 बार कांग्रेस की ओर से सांसद बने कुरुक्षेत्र से, लेकिन 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था। 2024 आते आते उनका भी दिल पसीज गया और वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी की नीतियों से ऐसा प्रभावित हुए कि जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की 10 मिनट बाद उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा का टिकट मिल गया। उससे अगला नाम है धर्मवीर सिंह का। धर्मवीर सिंह जो कि 4 बार के विधायक रह चुके हैं। 1 बार लोकदल से विधायक रहे, 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे, फिर उसके बाद उन्हें सांसद बनाया बीजेपी ने 2 बार वो बीजेपी की ओर से सांसद बन चुके हैं 2014 और 2019 में। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार लोकसभा का टिकट मिलने के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। ये भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। वहां की जनता ज्यादा अच्छे से जानती होगी कि उनकी कितनी सेवा हो पाई, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद अगला नाम है राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत सिंह एक ऐसा नाम जिनका अहिरवाल जो वोट बैंक है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव है। गुड़गांव की जो सीट है वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं 1998 में, 2004 में और 2009 में वो कांग्रेस की ओर से टिकट लड़कर संसद तक पहुंचे। यानी 3 बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, 3 बार कांग्रेस की ओर से MP बने, फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। कांग्रेस ने उनको ये मौका नहीं दिया, बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया। 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, दोनों बार उनको मंत्री पद भी मिला बीजेपी की ओर से। यहां पर भी बीजेपी के किसी ना किसी कार्यकर्ता, किसी ना किसी नेता का हक मारकर टिकट दिया गया राव इंद्रजीत सिंह को। ये भी ऐसे नेता हैं जो लगातार सेवा करते आ रहे हैं। ना जाने अभी कितने साल और सेवा करेंगे, किसी और को मौका ना मिल पाए, इसके लिए भी वो हमेशा से जोर लगाते रहे हैं। अगला नाम है रणजीत सिंह चौटाला का। चौटाला परिवार देवीलाल परिवार का एक बड़ा नाम, जो पहली बार 1987 में MLA बने थे लोकदल की टिकट पर। 1990 में अपने ही पिता की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, कृषि मंत्री बने थे। उसके बाद जब देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने, उस समय रणजीत सिंह चौटाला को राज्यसभा का सांसद नॉमिनेट किया गया हरियाणा से। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2005 से 2009 तक वो डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग बोर्ड के
और उसके बाद 2019 में उन्होंने इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार के तौर पर रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव जीतते सारी बीजेपी को समर्थन दे दिया, बीजेपी ने भी उनको इनाम दिया और उनको बिजली और जेल मंत्री बना दिया। और 5 साल की सरकार के साथ पींगे ऐसी चढ़ी कि 2024 में अब उन्हें हिसार लोकसभा से टिकट दिया गया है। इनकी भी उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन सेवा करने का जज्बा अभी तक कायम है। अभी और भी सेवा आगे करेंगे, क्योंकि सेवा है कि खत्म होती नहीं। सब लोग चाहते हैं कि चाहे मरने की कगार पर खड़े हो, लेकिन मुझे इस देश की सेवा करनी ही करनी है। उसके बाद नाम आता है अशोक तंवर का। अशोक तंवर एक ऐसा नाम जो कांग्रेस का एक लोकप्रिय चेहरा रहे। 2003 में एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस का ही यूथ विंग है, उसका उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। खुद बने थे वो दिल्ली से, जब वो छात्र चुनाव में उन्होंने भाग लिया तो वहां से वो प्रेसिडेंट बने एनएसयूआई के। उसके बाद 2009 में उनको एमपी बनाया गया कांग्रेस की टिकट पर। लगभग 3.5 लाख वोटों से वो चुनाव जीते और सांसद बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, खटपट चलती रही। 2014 में फिर से लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन चुनाव हार गए। 2014 में ही उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका जो 36 का आंकड़ा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसके बाद 2019 में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अपना एक संगठन भी बनाया, कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आते आते 2024 जनवरी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। वहां पर भी किसी का हक मारा, सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अब सिरसा से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। वो भी देश की सेवा करना चाहते हैं, ये मौका उन्हें भी मिलना चाहिए और मिलते रहना चाहिए, क्योंकि देश की सेवा का जो जज्बा है वो नेताओं में ज्यादा है, मुझ में और आप में काफी कम है। उसके बाद नाम आता है अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा एक ऐसा नाम जो सोनीपत से आते थे, डॉक्टर है, नाम डॉक्टर अरविंद शर्मा कहते हैं। 1996 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, जो कि बहुत कम होता है। जिसके बाद उन्हें कांग्रेस ने एंट्री दी, कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइनिंग की। कांग्रेस में आने के बाद 2004 और 2009 में वो करनाल लोकसभा से सांसद बने। अरविंद शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने सोनीपत से भी चुनाव जीता, करनाल से भी चुनाव जीता। 2014 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का यानी कि चेहरा बनाकर उतारा, लेकिन हाल ऐसा हुआ कि 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा, यमुनानगर और जुलाना से। दोनों जगह से अरविंद शर्मा बुरी तरह हार गए। उनको समझ आ गया कि मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अभी वो विधायक भी नहीं बन पाए। जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली। बीजेपी में ऐसा गए कि पहले 2014 में मोदी के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन 2019 आते आते रोहतक से उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत कम मार्जिन से उन्होंने हराया। हराने के बाद इनमें भी देश सेवा का जज्बा है वो जागता रहा। आज भी 2024 में वो बीजेपी की ओर से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होगा ये 2024 के नतीजे बताएंगे जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी में जिन भी नेताओं की एंट्री, ये सिर्फ हरियाणा की बात हो रही है, देश भर में कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिसको बीजेपी ने टिकट दिया, जो दूसरी पार्टियों से आए थे, यानी अपने कार्यकर्ता का हक मरवाकर 400 पार का नारा साकार करने के लिए उन लोगों को टिकट दिया गया जिनके ऊपर करप्शन के आरोप थे। उन लोगों को टिकट दिया गया जिनको बीजेपी वाले कोसते थे। उन लोगों को टिकट दिया गया जिनको कहा जाता था कि ये तो देशद्रोही है, देशद्रोही पार्टी में। अब सोचकर देखिए कि राजनीति और राजनीति के मायने क्या है, विचारधारा और विचारधारा के मायने क्या है। आप रात को कांग्रेसी होते हैं, सुबह भाजपा ही बनते हैं, शाम को समाजवादी पार्टी में होते हैं, उससे अगले दिन बसपा में होते हैं, कोई जेडीयू में चला जाता है, कोई आरजेडी में चला जाता है, कोई एआईडीएमके में चला जाता है। यानी विचारधारा के मायने अब इस देश की राजनीति में खत्म हो चुके हैं। मायने है तो कुर्सी के, मायने है तो पैसे के, मायने है तो मेरे और आपके जज्बातों से खेलने के। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से और लोगों को भी पता लग पाएगा कि देश सेवा करने के लिए कैसे लोग रात रात में पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में आ जाते हैं और उन पार्टियों में जाकर देश सेवा का जो जज्बा है वो जाग जाता है। जब बीजेपी का दौर खत्म होगा, यही लोग होंगे जो कांग्रेस में वापस आएंगे, कहेंगे कि हम अपने घर में वापस आ गए हैं, हमें अपने घर की याद आ रही थी इसलिए घर वापसी कर रहे हैं। और बीजेपी के वो कार्यकर्ता, वो नेता उस समय फिर से पार्टी के लोगों को कोसा करेंगे, लेकिन उनका कोसना मैं ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि पार्टी वालों को वो नजर नहीं आएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।